है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के मॉर्निंग बुलेटिन। गुड मॉर्निंग जी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना गौरव। गुड मॉर्निंग जी में हम नजर डालेंगे आज क्या कुछ वो अहम खबरें हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर रहने वाली है, जिन पर दिन भर डेवलपमेंट होगा। साथ ही जानेंगे क्या कुछ खबरें अभी तक खास रही हैं, विस्तार से इन खबरों को जानेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं वो अहम खबरें जिस पर आज हमारी नजर रहने वाली है। सबसे पहली खबर आपको बता देते हैं जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। आरक्षण की मांग कर रहे जाट नेताओं से आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मिलेंगे। यहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री खट्टर ने अपने चंडीगढ़ आवास पर 1 बजे जाट नेताओं को मिलने बुलाया है। जाटों के तमाम संगठन कमेटी के सदस्य और खाप नेता इस बैठक में शामिल होंगे। सीएम ने संबंधित डिप्टी कमिश्नर्स को भी बैठक में बुलाया है। यहां आपको बता दें कि जाटों ने आरक्षण की मांग को लेकर सड़कें और रेल मार्ग बाधित किया है। दूसरी अहम खबर जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये आपको बता दें पंजाब से है। आज अमृतसर जाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। यहां आपको बता दें कि करीब 2 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र जाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। हिंदू कॉलेज के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। कॉलेज के छात्रों से कैप्टन मुलाकात करेंगे। कैप्टन दीक्षांत समारोह में छात्रों को डिग्री भी बांटेंगे। चलिए ये वो अहम खबरें हैं जिस पर दिन भर जो भी डेवलपमेंट होगा पल पल की खबर आपको देंगे। विस्तार से अब अहम खबरों को जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं खडूर साहिब उपचुनाव की। खडूर साहिब उपचुनाव में अकाली दल ने बाजी मार ली है। उम्मीदों के मुताबिक ही नतीजे आए हैं। शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार रविंद्र सिंह ब्रह्मपुरा ने 65,664 वोटों से जीत दर्ज की है। इस जीत को ब्रह्मपुरा ने पंजाब सरकार के विकास कार्यों की जीत बताया। जश्न की ये तस्वीरें अकाली दल की जीत की हैं। खडूर साहिब उपचुनाव में अकाली दल के उम्मीदवार रविंद्र सिंह ब्रह्मपुरा ने 65,664 वोटों के फर्क के साथ बड़ी जीत हासिल की। ब्रह्मपुरा ने पहले राउंड से ही लीड बनाकर रखी। दूसरे राउंड में 10,514 वोटों की लीड मिली, जो कि 15 राउंड तक आते आते 65,664 हो गई। पहले चुनाव और पहली बड़ी जीत के बाद रविंद्र सिंह ब्रह्मपुरा भावुक हो गए। ब्रह्मपुरा अपनी आंखों में आए आंसुओं को ना छुपा सके। अपनी जीत के बाद रविंद्र सिंह ब्रह्मपुरा ने कहा कि ये जीत 2017 की जीत की बुनियाद साबित होगी। सारी पार्टियों ने मैं तो भी कहा कि अधिकार है इलेक्शन लड़न का, पर अगली बार जो मर्जी जितना मर्जी मुकाबला हो, असं अपने काम के बिहार के उत्ते लोगों को वोटां मंगन जाना, अपने किए हुए कामों के करके लोगों को जावांगे ते फिर नवी सरकार बनावांगे। खडूर साहिब उपचुनाव में कुल 1,09,553 वोटें पड़ी थी, जिनमें से अकाली दल के रविंद्र सिंह ब्रह्मपुरा को 83,080 वोटें मिली, जबकि दूसरे नंबर के कांग्रेस के बागी और आजाद उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह बिट्टू रहे, जिनको 17,416 वोटें मिली। जबकि तीसरे नंबर पर नोटा रहा, जिसका 2,252 लोगों ने इस्तेमाल किया। ब्रह्मपुरा को छोड़कर बाकी सभी 6 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। 83,080 वोटां श्री रविंद्र सिंह ब्रह्मपुरा ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ श्री भूपेंद्र सिंह ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 17,416 वोटां। आपको बता दें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पहले ही इस उपचुनाव का बायकॉट किया था। ये भी बता दें कि खडूर साहिब की 2012 की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रमनजीत सिक्की ने अकाली दल के उम्मीदवार और रविंद्र सिंह ब्रह्मपुरा के पिता रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने 3,054 वोटों के फर्क के साथ मात दी थी। खडूर साहिब से राजन गोसाई के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया। खडूर साहिब उपचुनाव में जीत से शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी बेहद ही खुश हैं, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव में बोगस वोटिंग का आरोप लगाया है। सवाल आम आदमी पार्टी ने भी उठाए हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अकाली दल इस जीत से खुश ना हो क्योंकि इसका 2017 के चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उपचुनाव की जीत पर अकाली दल ने कहा कि पंजाब के लोगों ने मैदान छोड़ने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जवाब दिया है। इस जीत पर बीजेपी ने खुशी जताई है और कहा है कि गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की साजिश करने वाले बेनकाब हो गए हैं। कांग्रेस ते आप आदमी पार्टी ने बॉयकॉट किया सी कि सोचते सी कि लोग बायकॉट करने, पर उस इलाके की जनता ने उन्होंने बायकॉट करता।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दस्ता। कांग्रेस ने अकाली दल की इस जीत में धांधली का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता इंद्रजीत सिंह जीरा का कहना है कि उपचुनाव में बोगस वोटिंग की गई। एक बंदे ने 5-5 वोटां पाईयां ने और उन्हां बूथां ते बहुते बूथां ते कोई भी जिहड़े याद खड़े सी उन्हां दा पोलिंग एजेंट नहीं सी। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि मैदान खाली था और अकाली दल को जीत पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, इससे 2017 में होने वाले चुनाव पर फर्क नहीं पड़ेगा। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ। बहरहाल अकाली दल की ये खुशी और लहर 2017 में दिखती है या नहीं, इसका तो इंतजार करना पड़ेगा। तब तक विरोधी कुछ भी कहें, लेकिन अकाली दल ने चुनाव से पहले कम से कम एक मोर्चा तो मार ही लिया है। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह के उस बयान पर आम आदमी पार्टी की तलख शब्दों में हमला बोला है, जिसमें कैप्टन ने कहा था कि आम आदमी पार्टी के साथ खालिस्तानी और नक्सली जुड़ रहे हैं। पंजाब के वरिष्ठ नेता सुच्चा सिंह छोटेपुर ने कहा, दिल्ली चुनावों से पहले भी उन पर ऐसे ही आरोप लगाए गए थे, जिसका नतीजा कांग्रेस भुगत चुकी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता सुच्चा सिंह छोटेपुर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपनी भाषा शैली सुधारने की नसीहत दी है। नक्सली और खालिस्तानी विचारधारा से गठबंधन के आरोप का जवाब देते हुए छोटेपुर ने कहा कि वो इसका जवाब 2017 चुनाव में देंगे। छोटेपुर ने कहा कि विरोधियों की ऐसी ही बयानबाजी का नतीजा रहा था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 67 सीट जीती थी। ਸਾਨੂੰ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨੈਕਸਲਾਈਟ, ਇਹ ਬਦਨਸੀਬ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 67। ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। छोटेपुर रोपड़ में बोल रहे थे। मौका था रोपड़ के समाज सेवी और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र सिंह परमार और उनके साथियों के आम आदमी पार्टी में शामिल होने का। इस मौके पर छोटेपुर ने धर्मवीर गांधी पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर धर्मवीर गांधी केजरीवाल से मिलकर आपसी विवाद का हल निकालना चाहते हैं तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। विजय कपूर, जी मीडिया, रोपड़। लुधियाना में जारी कांग्रेस के 2 दिवसीय दलित सम्मेलन के आखिरी दिन कांग्रेस ने वादों की झड़ी लगा दी। सम्मेलन में पहुंचे पार्टी के नेताओं ने 2017 विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो की एक झलक पेश की। शकील अहमद, अंबिका सोनी, सुनील जाखड़ और चरणजीत सिंह चन्नी सरीखे नेता लुधियाना में जुटे। मौका था कांग्रेस के दलित सम्मेलन के दूसरे दिन का। हालांकि दूसरे दिन पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह नदारद रहे, लेकिन बाकी लीडरशिप ने दलितों के लिए बड़े बड़े वायदों की झड़ी लगा दी। दलितों को नौकरी, फ्री शिक्षा, फ्री बिजली, मकान और 2000 रुपए पेंशन देने का वादा किया गया। कांग्रेस पार्टी ने आज ये फैसला किया कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार चाहती है तो हर गरीब दे एक नौजवान मुंडे नूं नौकरी है जिहड़ी वो दित्ती जाए। सो ऐसी जिहड़ी एजुकेशन है, सिक्ख्या है, वो गरीब नूं ते अमीर नूं बराबर दी ते क्वालिटी एजुकेशन देनी है। 5 मरले दा प्लॉट, इक्वल एजुकेशन, ये ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 85 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸੈप्टेबल नहीं है। दलित सम्मेलन में सीनियर लीडर सुनील जाखड़ ने श्रोमणी अकाली दल पर दलितों की अनदेखी का आरोप लगाया। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए साल भर बाकी है, लेकिन अभी से पार्टियां जनता के बीच मैनिफेस्टो का जिक्र करने लगी हैं। नवीन शर्मा, जी मीडिया, लुधियाना।
पठानकोट आतंकी हमले को लेकर जहां केंद्र और पंजाब सरकार एक दूसरे पर एजेंसियों की लापरवाही के आरोप लगा रही है, तो वहीं केंद्र की ओर से पंजाब सरकार को पठानकोट ऑपरेशन पर आए खर्च को देने के मामले ने नई बहस छेड़ दी है। अकाली दल ने इस पर आपत्ति जताई है। कहा, आतंकवाद पंजाब की नहीं बल्कि देश की समस्या है। पठानकोट पर हुआ आतंकवादी हमला क्या देश पर हमला था या फिर पंजाब पर? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पठानकोट ऑपरेशन पर हुए खर्च की वसूली के लिए एक खत पंजाब सरकार को भेजा है, जिसमें ऑपरेशन पर खर्च हुए 12 करोड़ रुपए की मांग की गई है। पठानकोट में 20 के करीब केंद्रीय सुरक्षा बल की कंपनियां आई थी, जिनका केंद्र ने 6.5 करोड़ रुपए का खर्च मांगा है। उसके बाद पंजाब ने फिर मांग की थी कि अभी भी पंजाब में कई आतंकवादी छिपे हुए हैं। उसके बाद फिर केंद्र ने 12 के करीब कंपनियां भेजी थी, जो गुरदासपुर, अमृतसर, पठानकोट में तैनात की गई थी, और ये कंपनी 31 जनवरी तक पंजाब में रही थी। लेकिन इनका भी केंद्र ने अलग से 5.5 करोड़ रुपए का खर्च मांगा है। ये हिंदुस्तान की सुरक्षा वास्ते, देश की सुरक्षा वास्ते जिहड़ा आ सारे प्रबंध किए गए सी। और मैं तो यही भारत सरकार नूं बेनती करूँगा कि वो ਇਹੋ ਜਿਹੇ फैसले ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ 100 ਵਾਰ सोचा करे। देखो जी, बहुत ही नीवें स्तर की राजनीति है, कोई नैशनल इशू है ये। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜੇ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। सरकार ने भी किसी कानून, किसी एग्रीमेंट तहत ही बिल भेजा होना है। ਇਹ ਸਟੇਟ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ कि जज जी मर्जी है वो कर लवे, ना स्टेट है जी मर्जी कर सकती, ना सेंटर कर सकती। अब सवाल ये उठ रहा है कि आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई सिर्फ पंजाब की है। आपको बता दें कि दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे पत्र ने पंजाब सरकार की चिंता बढ़ा दी है, और साथ ही उस समय की भी पुरानी यादें ताज़ा करा दी हैं, जब पंजाब में आतंकवाद का दौर था। तब भी केंद्र ने पंजाब पर 4700 करोड़ रुपए का बोझ डाल दिया था। ये माफ कराने के लिए पंजाब सरकार को दिल्ली के कई चक्र लगाने पड़े थे, जो कि अभी तक जारी है, और पंजाब के सर पर चढ़ा बोझ भी इसी के लिए जिम्मेदार माना जाता है। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। आज चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री निवास पर जाट नेताओं की बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री ने जाट नेताओं को समाधान के लिए बुलाया है। प्रदेश में जाटों का प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है, ऐसे में सरकार बातचीत के जरिए इसका समाधान चाहती है। झज्जर में सड़कों को चारों तरफ से रोके बैठे जाटों ने उग्र प्रदर्शन का भी सहारा लिया है। शरारती तत्वों ने सामान्य बस अड्डे में खड़ी बस में आग लगा दी। इससे बस स्टैंड में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि आग ज्यादा नहीं फैल पाई और बस की कुछ सीटें ही जली। झज्जर, रोहतक और सोनीपत में जाट जाम लगाए बैठे हैं। आंदोलन के व्यापक असर के बीच सीएम खट्टर ने जाटों की मांगों का समर्थन किया है, साथ ही उनसे जाम ना लगाने की अपील की है। फिर भी चूँकि वो लोग रास्ता रोकने के लिए कुछ ग्रुप्स आगे आए हुए हैं, मेरी उनसे अपील है कि इस प्रकार के काम करने से पब्लिक को भी असुविधा होती है, और आखिर बातचीत में हमारा सकारात्मक रवैया जो है, हम लोगों ने उनको विश्वास दिलाया है कि इस संबंध में जो भी उनकी मांगे हैं आरक्षण के नाते से, उस सब के नाते हम समर्थन करते हैं। जाट आंदोलन सरकार के गले की फांस बनता नजर आ रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो दूसरी तरफ जाटों का प्रदर्शन। सरकार को समझ नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, झज्जर। मंगलवार को वीरभद्र कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में आगामी बजट सत्र की रणनीति तय करने से लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, तो सूबे की इको पर्यटन नीति 2016 को भी मंजूरी मिल गई है। साथ ही आईजीएमसी में सुपर स्पेशलिटी खंड के निर्माण के लिए पैसे का आवंटन भी हुआ है। मंगलवार को वीरभद्र कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। वीरभद्र कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 11वें सत्र के उद्घाटन के मौके पर राज्यपाल की ओर से दिए जाने वाले प्रारूप अभिभाषण को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने कृष्णानगर, लक्कड़ बाजार, बालूगंज, छोटा शिमला के निवासियों जिन्होंने ब्रिटिश काल से सरकारी भूमि पर मकानों का निर्माण किया है के लिए मालिकाना हक योजना को जारी रखने का निर्णय लिया। बैठक में संशोधित इको पर्यटन नीति 2016 की स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट की बैठक में
प्रदेश में खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के मकसद से तंबाकू उत्पाद के विक्रेताओं का पंजीकरण और लाइसेंस अनिवार्य किए जाने का फैसला लिया। बैठक में 1114.75 करोड़ रुपए की विश्व बैंक की वित्त पोषित बागवानी विकास परियोजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई। आईजीएमसी शिमला में सुपर स्पेशलिटी खंड के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना चरण 3 के तहत भारत सरकार की ओर से 150 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि प्रदेश सरकार 30 करोड़ रुपए खर्च वहन करेगी। बैठक में गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में बैंडमैन गार्डमैन के 16 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में योजना विभाग में सीधी भर्ती के जरिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को भरने का निर्णय लिया। बैठक में अनुबंध आधार पर निर्वाचन कानूनगो के 10 पदों को भरने को भी मंजूरी दी गई। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया। और चलिए अब बात करते हैं मिशन की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ट्रैफिक की समस्या से लोग परेशान हैं, जहां सरकार और प्रशासन इस समस्या से निजात पाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लेते हुए ट्रैफिक मजिस्ट्रेट को भी तैनात किया है, लेकिन सड़कों पर हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे। पर्यटन नगरी शिमला की सड़कें हर वक्त गाड़ियों से भरी रहती हैं। स्थानीय लोग अपने काम से और सैलानी शहर में घूमने के लिए निकलते हैं। शिमला को 1860 में ब्रिटिश राज के वक्त स्थापित किया गया था, जिसके चलते ये शहर और यहाँ की सड़कें पुराने तरीकों से बनी हुई हैं। और ये पुरानी सड़कें ही हैं जो लोगों की परेशानी का सबब बन चुकी हैं, और लोग प्रशासन से पार्किंग और सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस चीज़ से मैं प्रशासन से भी आग्रह करता हूं कि इसके बारे में कोई ना कोई सुझाव निकाले जाएं, पार्किंग के लिए निकाले जाएं। और इसके लिए प्रशासन को चाहिए कि कोई ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे ट्रैफिक जाम ना हो, और लोगों को भी चाहिए कि अपनी गाड़ियां ठीक ढंग से सड़क में साइड में लगाएं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। आईजीएमसी अस्पताल के सीनियर एमएस डॉक्टर रमेश चंद का कहना है कि ट्रैफिक की ये समस्या उस वक्त बेहद नुकसानदायक साबित हो सकती है जब आपातकाल के वक्त किसी मरीज के इलाज में देर हो रही हो। सबसे ज़्यादा समस्या तब आती है जब इमरजेंसी में किसी मरीज को ले जाना हो। एम्बुलेंसेस हमारी बड़ी हैं, 108 नंबर जो एम्बुलेंस है जिसको कॉल करके हम बुलाते हैं। कई बार देखने में आया है कि किसी की रॉन्ग पार्किंग की वजह से समय पे एम्बुलेंस नहीं पहुंचती, समय पे मरीज अस्पताल नहीं पहुंचता, जिससे बहुत नुकसान होता है। ट्रैफिक की समस्या के चलते शहर के लोग बेहद परेशान हैं। वहीं आपातकाल के वक्त ये समस्या और भी गंभीर साबित हो सकती है। ऐसे में सख्त जरूरत है प्रशासन इसे लेकर जल्द से जल्द कोई सख्त कदम उठाए। विशाल द्विवेदी के साथ, जी मीडिया शिमला। ये खबर पंजाब सरकार को आईना दिखाने वाली है। पंजाब सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात तो करती है, लेकिन हकीकत ये है कि जमीनी स्तर पर सरकार के दावे खोखले हैं। फिरोजपुर के हरी के बर्ड्स सेंचुरी में आने वाला पर्यटक यहाँ भी बदहाल स्थिति को देखकर शायद ही दोबारा आना चाहेगा। जर्जर रिक्शा और बदहाल किश्तियां। ये तस्वीर फिरोजपुर के हरी के बर्ड सेंचुरी की है, जहां पर्यटन घूमने तो आते हैं, लेकिन एक बार जो आता है वो दोबारा आना नहीं चाहता। और इसकी वजह है यहाँ की बदहाल स्थिति। भले ही पंजाब सरकार सूबे में टूरिज्म को बढ़ावा देने का लाख दावा करे, लेकिन हकीकत ये है कि प्रशासन ही सरकार के दावों पर पानी फेर रहा है। यहाँ रिक्शा खराब है तो सवाल ये है कि कैसे बर्ड सेंचुरी का भ्रमण होगा। पानी में चलने वाली बोट दम तोड़ चुकी हैं। इतना ही नहीं, यहाँ आने वाले पर्यटकों को गेट पास के लिए भी करीब 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और फिर इन्हें घूमने की इजाजत दी जाती है। तो बच्चे और फैमिलियां जो इंजॉयमेंट कर सकन, कोई तो खान पीन की कोई सुविधा नहीं हैगी, कोई पीने वास्ते कोई सुविधा नहीं हैगी। दूसरा कोई जिदा खा के कोई डस्टबिन होना चाहिए जिस लिफाफे या कोई चीज़ गंदी हो सुट सकी है। कोई प्रशासन में कोई प्रॉब्लम ना आवे और जो टूरिस्ट में कोई प्रॉब्लम ना आवे। जाने के पर्ची जी पिछे कटते हैं वो पर्ची 4 किलोमीटर अगे कटी ताकि असी सानू आसानी हो सके थोड़ी जी। तो बाकी इत्थे सानू कोई सहूलत भी चाहिए, जिवें इको व्हीकल होवे, कोई साइलेंट व्हीकल होवे सानू जिहड़ा लैके आवे इत्थे,
ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕੀਏ, ਕੋਈ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪੌਟ ਬਣ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਰੀ दुनिया ਵੇਖ सके भी एरिया कितना खूबसूरत है। वहीं जब इस मसले पर फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर से बात की गई तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। 19 फरवरी को खुद फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर हरिके बर्ड सैंचुरी का जायजा लेंगे। उन्होंने तमाम खामियों को दूर करने का भरोसा भी दिया। 19 तरीक ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੌਕਾ ਦੌਰਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਉਹਦਾ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਫੀਬੀਅਨ ਬੱਸਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ और जो हुक्म सरकार का आएगा ਅਸੀਂ लागू कराएंगे। भले ही डिप्टी कमिश्नर ने जल्द खामियां दूर करने का आश्वासन दिया हो, लेकिन सवाल ये है कि समस्या का समाधान पहले क्यों नहीं किया गया। खैर, डिप्टी कमिश्नर ने भरोसा दिया है, उम्मीद करते हैं कि ये तस्वीर जल्द बदलेगी। गुरदर्शन सिंह के साथ जी मीडिया, फिरोजपुर। और चलिए गुड मॉर्निंग जी में अब देखते हैं आज की अच्छी खबर। ऊना में चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट ने उन परिवारों को मुफ्त सेवा देने का फैसला लिया है जो मंदिर में अपनी बेटी का मुंडन करवाने आएंगे। न्यास के सदस्य उस परिवार से एक भी पैसा नहीं लेंगे। इसका मकसद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। साथ ही बेटियों को लेकर लोगों को जागरूक करने का भी फैसला लिया गया है। विश्व शक्तिपीठ माता चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट ने एक बेहद ही शानदार फैसला लिया है। ट्रस्ट के इस फैसले की चारों तरफ तारीफ हो रही है। मंदिर न्यास ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए निर्णय लिया है कि अब श्री चिंतपूर्णी मंदिर में लड़कियों के मुंडन के लिए जो भी परिवार आएगा उसे मुफ्त में सेवा दी जाएगी। उसे बस मंदिर न्यास से संपर्क करना होगा, यानी उससे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। माता मंदिर चिंतपूर्णी, जहाँ पे बहुत सारे लोग अपने बेटों का और बेटियों का मुंडन करवाने के लिए आते हैं और माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो हमने मंदिर ट्रस्ट की तरफ से यह निर्णय किया है कि हम वहाँ पे जितनी भी बेटियाँ अपने मुंडन के लिए आएंगी उनको अगर वो निशुल्क अपना मुंडन करवाना चाहते हो तो हमारे मंदिर अधिकारी से वो संपर्क करेंगे और जिसके बाद उनको ये निशुल्क में किया जाएगा। दरअसल मंदिर न्याय का उद्देश्य बेटियों को लेकर लोगों को जागरूक करना है। उस सोच को खत्म करना है जो रूढ़िवादी है, जो कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देती है। उस मानसिकता को समाज से दूर भगाना है जो बेटे के चाह में बेटियों को कमतर समझती हैं, उन्हें बोझ के नजरिए से देखती हैं। इसका उद्देश्य केवल यही है कि हमारे समाज में लड़का और लड़की में समानता आए और लोग धार्मिक जगह पर एक आशीर्वाद प्राप्ति के उद्देश्य से अपनी लड़कियों को भी लेके जाएं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, और इसी कड़ी में हमने ये शुरुआत की है। मंदिर न्याय ने ये भी फैसला लिया है कि इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह बोर्ड भी लगाए जाएंगे। नुक्कड़ नाटकों के जरिए भी लोगों की सोच बदलने की भी कोशिश की जाएगी। चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट का ये कदम बेहद ही शानदार है। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। राकेश मल्ही के साथ जी मीडिया, ऊना। 25 फरवरी को आने वाले मोदी सरकार के दूसरे रेल बजट से पंजाब की जनता को काफी उम्मीदें हैं। खासकर जालंधर के लोगों को यहाँ के लोग क्या चाहते हैं अपने रेल मंत्री से, आइए जानते हैं। हे प्रभु, हमारी भी सुनो। जी हाँ, रेल में सफर करने वाला हर यात्री आज रेल मंत्री सुरेश प्रभु से यही कह रहा है। वो रेल मंत्री से कुछ न कुछ उम्मीद लगाए बैठा है। हर किसी की अपनी अपनी मांग है। कोई ट्रेन में सफाई चाहता है, कोई बेहतर सुविधा, किसी को क्वालिटी वाला खाना चाहिए, तो किसी ने रेल मंत्री से किराया न बढ़ाने की अपील की है। जालंधर के लोगों ने भी रेल मंत्री के सामने अपनी अपनी मांगों का पिटारा खोल दिया है। पर जो 10 साल पहले गंदगी ये थे, जो साफ किताब जो सहूलतां गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं की हैं, जगह जगह गंदा फिर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 25 फरवरी को मोदी सरकार का दूसरा रेल बजट पेश होगा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु 2016-17 का रेल बजट रखेंगे। इस रेल बजट से पंजाब के लोगों को काफी उम्मीदें हैं।
जैसे जैसे 25 फरवरी नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे उम्मीदें परवान चढ़ती जा रही हैं। कुछ लोगों ने रेल मंत्री से ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की मांग की है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और लोगों को लटक कर सफर ना करना पड़े। महिलाएं भी अपने लिए रेल बजट में कुछ न कुछ चाहती हैं। उन्हें बेहतर सुविधा के अलावा सुरक्षा की गारंटी भी चाहिए। और थोड़ा लेडीज कोच और एक बना देना चाहिए, जैसे कि लेडीज सेफली बैठ सके और जा सके। बात जालंधर रेलवे स्टेशन की करें तो यहाँ गंदगी का आलम है। स्टेशन पर कूड़ा करकट बिखरा पड़ा है, तो ट्रेन के भीतर भी साफ सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। ट्रेन में डस्टबिन न होने के चलते भी लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। एक्सपेक्टेशन तो ये है कि साफ सफाई होनी चाहिए ट्रेन में। अगर कुछ सामान से खा रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो पूरी ट्रेन में कोई डस्टबिन नहीं है। ऐसी चाय पीती है तो कप है सी मैं बाहर गया, इधर आगे गया, पीछे गया, कोई मनु डस्टबिन नहीं मिला, तो मनु ऑब्वियसली आई हैव टू सुटना पिया मनु बाहर। तो रेल मंत्री सुरेश प्रभु के कंधों पर उम्मीदों का पहाड़ है। खैर, देखना होगा कि इस बार रेल मंत्री लोगों की उम्मीदों पर कितना खरे उतर पाते हैं। राजीव वाधवा, जी मीडिया, जालंधर। और चलिए इसी के साथ गुड मॉर्निंग जी में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।